Hello students, my name is Himanshu Singh and let's make sense of social science one story at a time. एक चैप्टर, एक कहानी, एक लाइफ लेसन. Let's go. आज अपन स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन और कास्ट. अब आप देखो इस तीनों वर्ड्स को. सोसाइटी को बेसिकली अगर अपन देखें तो है ना, सोशल डिवीजन होते हैं बहुत सारे टाइप के, कि जिनके हिसाब से आप सोसाइटी को डिवाइड कर सकते हैं. तो पहला डिवीजन है, सोशल डिवीजन है जेंडर के बेसिस पे. दूसरा सोशल डिवीजन है रिलीजन के बेसिस पे. तीसरा सोशल डिवीजन है कास्ट के बेसिस पे. अब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अपन ये देखेंगे कि इन तीनों का सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे ये रोल प्ले करता है सोसाइटीज के अंदर, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंडियन सोसाइटी. और अपन देखेंगे कि ये पॉलिटिक्स के साथ जब मिक्स होता है तो क्या इंपैक्ट होता है. जनरली अगर अपन जेंडर की बात करें तो जेंडर जब पॉलिटिक्स के साथ में मिक्स होता है तो उसका जो आउटकम होता है दैट इज पॉजिटिव. रिलीजन की बात करें, अगर रिलीजन जब पॉलिटिक्स के साथ में मिक्स होता है तो उसका आउटकम इज नेगेटिव. अगर अपन कास्ट की बात करें तो कास्ट जब पॉलिटिक्स के साथ में मिक्स होती है तो इसका आउटकम पॉजिटिव भी होता है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में इसका आउटकम नेगेटिव भी होता है. तो मेन जो चैप्टर का क्रक्स है वो यही है कि जेंडर एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एंड कास्ट एंड पॉलिटिक्स. इसीलिए इन तीनों पैरामीटर्स को ले रखा है, एक पॉजिटिव आउटकम, एक नेगेटिव आउटकम और एक पॉजिटिव और या नेगेटिव आउटकम, दोनों का मिक्स. सबसे पहले अपन देखते हुए भी जेंडर, तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स. अब इसको ऐसे समझो, क्या जेंडर के बेसिस पे आप सोसाइटी को फ्रैगमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल अपन जेंडर के बेसिस पे सोसाइटी को फ्रैगमेंट कर सकते हैं. ठीक, तो ये एक तरीके का सोशल डिवीजन हो गया. सो व्हाट इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ जेंडर डिवीजन? तो जेंडर डिवीजन मान लो एक ऐसा चीज है जिसके अंदर अपन है ना सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स बांट देते हैं जेंडर्स के बीच में, कि मेन के ये रोल्स है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वुमेन का ये रोल है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपन ने हायरार्की बना दी है कि ये काम आदमी करेंगे और ये काम वुमेन करेंगे. बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी. मतलब अगर अपन ये नहीं कह सकता ना कि अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी, लेट्स सपोज देयर इज अ कंपनी कॉल्ड इन्फोसिस, तो जो आदमी है वो इन्फोसिस में जाके सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है, तो वुमेन भी बन सकते हैं ना, जो लेडी है या जो वुमेन है वो भी जाके वहाँ पे काम कर सकती है. अगर मैं बोलूँ कि जो वुमेन है वो घर का खाना बना रही तो वो आदमी भी काम कर सकता है. तो क्लियरली ये जो जेंडर डिवीजन है इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट इट इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स. क्योंकि सिंस चाइल्डहुड बॉयज और गर्ल्स के दिमाग में ये सटल तरीके से, या ब्रेन वॉशिंग बोल लो या इन्फ्लुएंस करना बोल लो, कि बच्चों को, लड़कों को सिखाया जाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, की परिवार का ध्यान रखना है, संभालना है, घर के बाहर जाना है, पैसे कमाने और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है. और जो गर्ल चाइल्ड है उनके ऊपर ये सब, इसका रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, रिवर्स प्रोसेसिंग होती है, कि भैया आपको है ना घर के अंदर रह के काम करना है, फैमिली का ध्यान रखना है, हस्बैंड संभालना है, बच्चे संभालने और ये सब चीजें. बट ये सब उल्टा भी हो सकता है, मतलब आदमी भी घर का काम कर सकता है और जब वुमेन है वो घर के बाहर जाके काम कर सकती है. तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी. ये कोई बायो नहीं है कि जो वुमेन है दे आर फिजिकली वीकर जेंडर, की भैया वो सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन सकती. ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो आजकल तो सब कुछ होता ही है. तो इट इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप मतलब क्या होता है कि मुझे किसी चीज को लेके प्री कंसीव्ड नोशन है, या मुझे किसी चीज को लेके प्रेजुडिस है, मतलब मैंने किसी के बारे में कुछ सोच लिया बिना उनको जाने. और आप नोटिस करोगे बहुत बार बचपन से आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या सोसाइटी या टीचर्स बहुत सारी चीजों को लेके डायरेक्टली आपको कुछ बोलते हैं. अब वो जो बोलते हैं वो उनका थॉट प्रोसेस होगा, बट लेकिन आप उन बातों को मान लेते हो बिना एक्चुअल में इंक्वायरी किए कि यार ये जिस ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं, या जिस कंट्री के बारे में बोल रहे हैं, या जिस रीजन के बारे में बोल रहे हैं, या जिस पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो ऐसा ना हो. तो स्टीरियोटाइप बनते हैं. अब स्टीरियोटाइप इज अ नेगेटिव वर्ड, तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स बने हुए कि जो वुमेन है वो घर के अंदर रह के काम करेंगी, जो लड़के हैं वो घर के बाहर जाके काम करेंगे. तो बचपन से ये सब आपको सिखाया जाता है. अब when these jobs are paid for, men are ready to take up these works. अब मैंने एग्जांपल बताया, जैसे कि जो आदमी है उसको क्या सिखाया जाता है कि घर के बाहर जाके काम करना है, पैसे मिलेंगे. जो विमेन है उसको घर के अंदर रह के काम करना है, बट घर के अंदर काम करने के लिए पैसे नहीं मिलते, वो अनपेड वर्क है. अगर किसी की मदर होम मेकर है और जो उनके जो हस्बैंड है वो बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो मदर मान लो घर के बहुत सारे काम कर रही है, तो उसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है. तो आदमी के लिए ऐसा बोलते हैं, मतलब इसमें जो मेंशन है कि अगर सिंपल सी बात एक एग्जांपल लेते खाना बनाने की. सो जो मेन है वो जनरली इन्वॉल्व नहीं होते घर में खाना बनाने के लिए, बिकॉज वो अनपेड वर्क है. बट अगर सेम खाना बनाने का काम अगर बाहर उनको मिल जाए, जिसके लिए उनको पेमेंट मिले, जिसके लिए उनको रेम्यूनरेशन मिले, सो वो उसी टाइम पे उसको उछल के ग्रैब कर लेंगे उस अपॉर्चुनिटी को. इसका प्राइम एग्जांपल भी है कि वर्ल्ड के जितने भी फेमस शेफ है वो मेल ही है. तो जो शेफ इंडस्ट्री है, जो होटल मैनेजमेंट वाली इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो किचन इंडस्ट्री है डोमिनेटेड बाय मेन है, बिकॉज वो पेड वर्क है.
समझ में आया? जैसे मान लो कि वो टेलरिंग का काम है, तो घर में अगर कोई काम करना है वो अनपेड वर्क है तो आदमी नहीं करेंगे, बट वही काम अगर बाहर अगर पैसे मिल रहे तो आदमी करने के लिए तैयार होते हैं। तो वो यहाँ पे लिखा है मोस्ट टेलर और कुक्स इन होटल आर मेन, क्योंकि वो पेड है। सिमिलरली इट इज नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। तो ऐसा भी नहीं है कि जो वुमेन है वो घर के बाहर काम करती नहीं, बिल्कुल काम करती है। रूरल एरियाज में अलग तरीके का काम होता है, अर्बन एरियाज में अलग तरीके का काम होता है। अगर अपन विलेजेस की बात करें तो वुमेन फेच वाटर, कलेक्ट फ्यूल एंड वर्क इन द फील्ड्स, बिल्कुल वो घर के बाहर जाके काम कर रही है। अगर अपन अर्बन एरियाज की बात करें तो जो पुअर है वो आपके डोमेस्टिक हेल्प या मेड बन जाती है, और जो मिडिल क्लास होम्स है उसके अंदर जो वुमेन है वो जाके अपनी वही कोई भी ऑफिस मतलब एज इन की सॉफ्टवेयर या आईटी या टीचर या इन सब के अंदर वो काम वाम करते हैं। बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डू नॉट गेट रिकॉग्निशन, डज नॉट गेट रिकॉग्निशन। इसको ऐसे समझो कि जनरली बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसा होता है कि जो विमेन है दे आर पेड लेस इन कंपैरिजन टू मेन। सो इट्स लाइक कि ना कि विमेन घर के बाहर जाके काम कर रही है बट उनकी सोसाइटी में इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं होता इन कंपैरिजन टू अ मैन, बिकॉज सोसाइटी में अभी भी बहुत टैबू है कि यार घर के बाहर जाके अगर कोई लेडी काम कर रही दैट मीन्स वो अपने घर के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर रही है एज अ मदर या एज अ वाइफ। वेरेज अगर एक आदमी घर के बाहर जाके काम कर रहा है तो उसके लिए सारे थॉट प्रोसेस नहीं होते, उसके लगता है कि हाँ ये तो नेचुरल सी बात है, इट इज द लॉ ऑफ द नेचर कि आदमी घर के बाहर जाके काम करेगा। जबकि इट इज नॉट, मतलब ये नेचुरल नहीं है, मतलब इट इज नॉट नेचुरल थिंग या अनचेंजेबल नहीं है। ये बस ये कि सोसाइटी ऐसी बन गई है कि आदमी घर के बाहर जाके काम करेगा और जो वुमेन है वो घर के अंदर रह के काम करेगी। सिंपल सी बात है। अब ये तो तब है इतना डिस्क्रिमिनेशन, जबकि अगर अपन बात करें पूरे वर्ल्ड में या लेट सपोज अपन इंडिया की बात करें तो 50% पॉपुलेशन मेल्स की, 50% पॉपुलेशन आपकी फीमेल्स की। और जब अपन इसको पॉलिटिक्स में ला देते हैं तो पॉलिटिक्स में तो विमेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा ही अगर आपका कम है। अब बिकॉज पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट कम है, सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट कम है, तो क्या है बहुत सालों से विमेन ग्रुप्स और एनजीओज और बहुत सारे ग्रुप्स बनने लगे विमेन के। दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एंड दे स्टार्टेड एजिटेटिंग कि विमेन को है ना पब्लिक लाइफ में रोल बनना चाहिए, घर में उनका इन्वॉल्वमेंट कम होना चाहिए कि हस्बैंड उनके साथ में मिलकर काम करे। और इसी से फिर धीरे धीरे जाके डेवलपमेंट हुआ का, जिसको अपन मॉडर्न टाइम्स के अंदर बोलते हैं फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म बेसिकली क्या है, इट इज अ फिलॉसफी जिसके अंदर जो मेन और विमेन है दोनों हो सकते हैं फेमिनिस्ट, और दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ इगैलिटेरियन सोसाइटी या सोसाइटी के अंदर कंप्लीटली इक्वालिटी हो। बट मेन उनका जो फोकस होता है वो राइट्स और अपॉर्चुनिटीज होता है विमेन के लिए। अब इसका मतलब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो क्या है, ऑलमोस्ट वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज है देवर पेट्रियार्कल इन नेचर। पेट्रिया की वर्ड है पेट्रियार्क से, पेट्रियार्क मतलब होता है कि जो फैमिली का हेड है, सोसाइटी का जो हेड है दैट इज अ मेल फिगर। इंडिया के अंदर भी ऐसा ही है। अब मैंने क्या बोला कि फेमिनिस्ट मतलब क्या है कि है ना एक आदमी भी हो सकता है, विमेन भी हो सकता है जो बिलीव करता है इक्वल राइट्स के अंदर, बट मेनली इनका फोकस होता है विमेन को। क्योंकि मैं इट्स लाइक सेइंग कि रेस चालू हुई है और सब लोग है ना स्टार्ट लाइन में सेम जगह पे नहीं खड़े, आदमी थोड़ा सा आगे खड़े और विमेन थोड़ा सा पीछे खड़ी है, तो कैसे ये जीत सकते हैं? विमेन जीत नहीं सकती ना। तो फेमिनिज्म बेसिकली वो एक तरीके का पॉलिटिकल पुश है कि विमेन को पुश करके मेन के बराबर लाने के लिए। तो बहुत सारी कंट्रीज में फेमिनिज्म और ये सब आया है कि फैमिली लाइफ के अंदर भी और ना पब्लिक लाइफ के अंदर भी विमेन का जो रोल है वो थोड़ा सा अपन क्या करें, इंक्रीज करें। अब जैसा मैंने यहां पर बताया था कि जेंडर में जब पॉलिटिक्स मिक्स होती है तो उसका आउटकम है वो पॉजिटिव होता है। वो यही है कि जब अपन ये जेंडर डिवीजन की बात करते हैं या अपन सोशल डिवीजन की बात करते हैं पॉलिटिक्स में, तो इसका एडवांटेज होता है। इसका एडवांटेज ऐसा है कि इट्स लाइक सेइंग कि इंडिया में कुछ चीज हो रही गलत, बट उसको लेके लोग बोल नहीं रहे। बिकॉज लोग उसको लेके बोल नहीं रहे, दैट मीन्स अब आगे जाके गवर्नमेंट उसके लिए कुछ काम करने ही नहीं वाली है। तो जैसा अपन एग्जांपल है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मतलब होते हैं आपके यूरोप के जो बेसिक वर्ल्ड में जो बेस्ट कंट्रीज मान लो एक तरीके से ऑलमोस्ट हर चीज में, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, वो जो नॉर्दर्न यूरोप के अंदर है। वहां पर अगर अपन देखेंगे तो वुमेन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो पॉलिटिकल लाइफ में बहुत ही ज्यादा है। एज एन अगर अपन बात करें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन की, तो वर्ल्ड का एवरेज है विमेन का पार्टिसिपेशन 24% अप्रोक्सीमेटली। उनका पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट के अंदर मोर देन 40% है। वेरएज अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में पॉपुलेशन मेन और विमेन की ऑलमोस्ट 50% है, बट हमारे यहाँ पे लोकसभा के अंदर, सिर्फ मैं लोकसभा की बात करूं तो 15% भी विमेन नहीं है उसके अंदर। और अगर मैं स्टेट असेंबलीज की बात करूं तो 5% से भी कम है। तो इंडिया तो भी बहुत ही ज्यादा पीछे है विमेन के इक्वल रिप्रेजेंटेशन को लेके। अब बात आती है कि स्पेसिफिकली अपन इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी में विमेन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, जैसे मैंने बताया। तो डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे होता है, तो आपकी नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर 4 बेसिस दे रखे हैं जिसके थ्रू अपन पता लगा सकते हैं कि विमेन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है। पहला है लिटरेसी रेट, कि मेन की ज्यादा है विमेन की कम है। दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस, कि जो मेन पार्टिसिपेट करते हैं विमेन के साथ में।
तीसरा है कि विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो मैं बता चुका हूं कि बहुत ही ज्यादा कम है। और जो आपका चौथा है वो ये कि मेन और विमेन सेम काम कर रहे हैं, सेम आवर्स के लिए काम कर रहे हैं, बट है ना विमेन को बहुत सारी फील्ड्स के अंदर कम पैसे मिल रहे हैं। तो ये चार तरीके से विमेन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडिया के अंदर। सबसे पहला देखो इसके अंदर लिटरेसी रेट, कि विमेन के जो लिटरेसी रेट है दैट इज ओनली 54% इंडिया में, एवरेज की बात कर रहा हूं, इन कंपेरिजन टू 76% जो आपके मेन की है। अब अगर अपन काम की बात करें कि एक्चुअल में वो वर्क कितना कर रहे हैं, तो नो वंडर द प्रपोर्शन ऑफ विमेन अमंग दी हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल। जैसा आप देखो मैक्सिमम कंपनीज के जो सीईओज हैं वो मेल्स हैं। अब मान लो कि लेट सपोज वी टॉक अबाउट बॉलीवुड, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो एक्टर है उसका जो रेम्यूनरेशन है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो एक्ट्रेस है। अगर अपन स्पोर्ट्स की बात करें तो जो मेल एथलीट्स हैं उनका जो रेम्यूनरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, उनका जो पेमेंट मिलता है फीमेल से कंपैरिजन में। अगर अपन फैक्ट्रीज की बात करें तो जो मेल है उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं विमेन के कंपैरिजन में। तो जबकि अगर अपन घर के काम को भी इंक्लूड कर दे जो कि अनपेड वर्क के अंदर आता है, तो एक दिन में जो विमेन है वो 1 घंटे अप्रोक्सीमेटली ज्यादा काम कर रही है कि एवरेज मैन से, लेकिन बिकॉज उसके अंदर बहुत सारा अनपेड वर्क है तो उसकी तो कोई काउंट ही नहीं होती, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। इस सब को कम करने के लिए, क्या खत्म करने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट ने 1976 में एक एक्ट पास किया था। उस एक्ट का नाम है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। रेम्यूनरेशन मीन्स द पेमेंट यू गेट फॉर द वर्क यू डू। तो दैट मीन्स इफ आई एम टीचिंग यू सो आई एम गेटिंग पेड बाय माई इंस्टीट्यूशन। तो सिंपल सी बात है, आपके पेरेंट्स कहीं पे काम करने जा रहे हैं तो उनके लिए जब वो काम कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में दे आर गेटिंग सैलरी, उसको अपन बोलते हैं रेम्यूनरेशन। सो 1976 में एक्ट पास किया था, इसके अकॉर्डिंग इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। ठीक है, लेकिन how in most of the areas of work from sports and cinema to factories and fields women are paid less than men even when both do exactly the same work। अब देखो एनसीईआरटी के अंदर तो ये चीज दे रखी है, बट आप थोड़ा सा सोचो बियॉन्ड एनसीईआरटी जाके कमेंट्स में बताना कि लेट्स टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी मान लो, टेनिस और सिनेमा, बॉलीवुड, सैंडलवुड, जो भी टॉलीवुड, कॉलीवुड। आपको क्या लगता है कि जो मेल एथलीट्स या जो एक्टर्स हैं मेल, उनको जो ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं उनके फीमेल काउंटर पार्ट से, तो वो सही है, वो जस्टिफाइड है कि नहीं ये गलत चीज़ है और बिल्कुल मेल और फीमेल को इक्वल रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए? कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। ठीक है, मैं तो अभी सिर्फ ये बताया जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज अगर अपन बात करें सेक्स रेशियो की, सो इंडिया के अंदर जो अगर अपन बात करें चाइल्ड सेक्स रेशियो की 0 से 6 ईयर्स के बीच अगर अपन देखें कि नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज, वो इंडिया के अंदर 919 है। इसको लेके एनसीईआरटी के अंदर एक इंडिया का मैप भी दे रखा है जिसमें बहुत सारे स्टेट्स का, मतलब सारी स्टेट्स का आपको डेटा भी मिल जाएगा। अगर अपन बात करें कि टॉप 5 स्टेट्स के अंदर क्या आता है, बेसिकली एक तो अपना केरला है, इन चीजों में केरला टॉप पे रहता है, और जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है वहां पर जो ये चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बहुत अच्छा है। कुछ कुछ जगह पर अपने नॉर्थ के अंदर जैसे हरियाणा और वो वाला पार्ट हो गया, वहां पर जो आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो आपका 850 नंबर से भी कम है। पूरे इंडिया अगर अपन एवरेज देखेंगे तो आपका 919 है। और ऐसे भी केसेस है कि मतलब आपने सुना ही होगा कि है ना अभी भी बहुत सारी जगह में स्पेशली इन रूरल एरियाज में पेरेंट्स प्रेफर नहीं करते हैं गर्ल चाइल्ड को। तो अगर उनको पता लग जाता है तो वो क्या करा लेते, या तो अबॉर्ट करा लेते बर्थ से पहले ही, या फिर बर्थ के बाद में दे किल द गर्ल चाइल्ड, फीमेल फोर्टिसाइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें भी अनफॉर्चुनेटली होती है। और प्लस जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ईव टीजिंग या हैरेसमेंट। और क्या होता है, बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज्यादा हो रहा है तो जो वाइफ होती है वो बहुत बार कंप्लेन नहीं कर पाती, बिकॉज ऑफ सोसाइटियल प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, फिर वो लगता है कि अरे समाज क्या सोचेगा और इस सोसाइटी क्या सोचेगी, तो डोमेस्टिक वायलेंस भी होता रहता है। बट जितना अपन को पता है उससे ज्यादा होता है, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काउंटेड नहीं होता है, बिकॉज वो क्या है हिडन तरीके से होता है, जो विमेन किटी पार्टीज में या कहीं पे पार्क में आप वो शेयर कर रहे हैं, बट ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड नहीं है। बट हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते रहते हैं, अर्बन एरियाज में भी होते ही है। इसका वो कनेक्शन नहीं कि आप एजुकेटेड हो तो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा, तो ये बराबर सही है। रूरल में भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, अर्बन में भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अब अगर अपन बात करें वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, तो मैंने क्या बताया था, वर्ल्ड का जो एवरेज है दैट इज 24%। अच्छा, ये जो डेटा है ये 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग है।
हमारे यहाँ पे अगर अपन बात करें लोकसभा इलेक्शंस की तो 2024 में हुए, जो लास्ट में थे, उससे पहले हुए थे 2019 में। न्यू वाली एनसीईआरटी में कंटेंट में 2019 का डेटा डाल दिया है। सो 2018 के अकॉर्डिंग इंडिया के पार्लियामेंट में रिजर्व हमारा वुमेन का कंट्रीब्यूशन था, रिप्रेजेंटेशन था 11.8, लेकिन न्यू वाली एनसीईआरटी में 2019 का डेटा आ गया। सो 2019 के अकॉर्डिंग विमेन का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा है। मैंने क्या बोला था स्टार्ट में, 15% से भी कम है, 14.36% है। और अगर अपन स्टेट असेंबलीज की बात करें तो इट इज लेस देन 5%, वेयरएस वर्ल्ड एवरेज है 24। हम तो मतलब अब चलो 19 वाला देख लेते हैं। ये मैंने इसलिए लिया है बिकॉज न्यू वाली एनसीईआरटी में जो ये डेटा है ये तो पुराना वाला ही दे रखा है, ठीक है। अब तुम देखो वर्ल्ड एवरेज है 24 और अपन इधर इधर बढ़ते रहते हैं। पैसिफिक नेशंस जो वहां पर है, अरब स्टेट्स, एशिया, सब सारे अफ्रीका, सारा डेजर्ट के साउथ में जो अफ्रीकन कंट्रीज है, यूरोप में चलो थोड़ा सा ज्यादा है, अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज है, और नॉर्डिक कंट्रीज 42.3, नॉर्डिक कंट्रीज नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, चलो वो तो डोमिनियन है आपका इसका डेनमार्क का। इन सारे कंट्रीज में वर्ल्ड एवरेज से ज्यादा वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है उनके पार्लियामेंट के अंदर, कंट्री के पार्लियामेंट के अंदर। और इंडिया के अंदर देखो अपन यहाँ आपके अभी भी 10-12% पीछे वर्ल्ड एवरेज से, तो इंडिया अभी बहुत ज्यादा पीछे है। अब देखो इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज बिहाइंड द एवरेज ऑफ सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। हाँ, इसको चेंज करने के लिए बहुत ही अच्छी बात हुई है, वो मैं भी बताता हूं नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर। कि क्या था कि इसका सोल्यूशन ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए कि आपको विमेन को लेके सीट्स प्रपोर्शन देनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पुश देना पड़ेगा। सो आपको पता होगा, आपने फेडरलिज्म के अंदर पढ़ा है कि 1992 में जो 73rd अमेंडमेंट आया था पंचायती राज वाला, वो फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी जिसमें विमेन को अपन ने रिजर्वेशन दे दिया था। सो 1/3 सीट्स वर इन लोकल गवर्नमेंट, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी सब कुछ कर दिया था। बट स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को लेके एक बिल था जो 2008 के अंदर आता, वुमेन रिजर्वेशन बिल, वो कब से ऐसा ही पड़ा हुआ था। फाइनली गवर्नमेंट जागी और 2023 में वुमेन रिजर्वेशन एक्ट पास हो गया, जिसका एक और नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके थ्रू अब women will get 33% reservation of seats in Lok Sabha and State Legislative Assembly। अब इंपॉर्टेंट वर्ड इज will, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है स्टेट असेंबलीज में और लोकसभा के अंदर विमेन का जो 33% रिजर्वेशन है, दैट इज नॉट येट इंप्लीमेंटेड। ऐसी बात चल रही है कि जो नेक्स्ट लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले उससे पहले ही इंप्लीमेंट होगा 2027 या 2028 के अराउंड में। बट ये बहुत ही ड्रास्टिक और मेजर स्टेप है कि विमेन को लेके अब रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस, मतलब एक तरीके से पास तो हो ही गया लोकसभा के अंदर, स्टेट असेंबली के अंदर। तो मे बी जब अगली बार इलेक्शंस होंगे लोकसभा के, तब विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है ये 14.36% से बहुत ज्यादा बढ़ के ये 20-25% भी हो सकता है। So gender division is an example that some form of social division needs to be expressed in politics। जितनी ज़्यादा जेंडर डिवीजन की विमेन या मेन बात करेंगे पॉलिटिक्स में, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम रियलाइज होगी और उतना ज़्यादा काम होगा। सिंपल सी बात है, जब तक कोई प्रॉब्लम के बारे में आप बोलोगे नहीं तो गवर्नमेंट सोल्यूशन के बारे में सोचेगी नहीं। एटलीस्ट इंडिया में या बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ये फ्रीडम है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे बोल सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। सो इफ गवर्नमेंट फील्स तो उसका रिएक्शन होता है। सो जितने भी विमेन, मैंने क्या बताया था चैप्टर के स्टार्ट में कि जेंडर के साथ जब पॉलिटिक्स मिलती है तो आउटकम इज पॉजिटिव। सोचो इमेजिन करो कि जेंडर को लेके इतनी सारी चीज़ें लोग बोलते ही नहीं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ये सारे स्टेप्स नहीं लेती कि चाइल्ड सेक्स रेशियो बढ़ाने के लिए एफर्ट्स नहीं लेती, फैमिली प्लानिंग की एफर्ट्स नहीं लेती, और अवेयरनेस नहीं इंक्रीज करती, रिजर्वेशन नहीं मिलता, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट पास नहीं होता। तो जितना ज्यादा जेंडर का इन्वॉल्वमेंट होगा पॉलिटिक्स में, उतना विमेन के लिए अच्छा ही होगा। उसका सबसे प्राइम फोकस्ड एग्जांपल है आपका ये जो विमेन रिजर्वेशन एक्ट है, जो 2023 के अंदर पास हो गया था। अब इसके अंदर अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका रिलीजन। रिलीजन का मैंने क्या बताया कि रिलीजन जब पॉलिटिक्स के साथ में मिक्स होता है तो उसका जो आउटकम है वो होता है नेगेटिव, वो भी अपन देखते हैं। सो नेक्स्ट है अपना रिलीजन, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स। अब देखो जैसे कि अपन ने पढ़ा था जेंडर वाले टॉपिक के अंदर कि जेंडर के साथ जब पॉलिटिक्स मिक्स होती है तो जनरली द आउटकम इज पॉजिटिव। रिलीजन के केस में क्या है कि जब आपका रिलीजन और पॉलिटिक्स मिक्स होगा तो आउटकम आपका नेगेटिव ही होने वाला है।
इंडिया में स्पेसिफिकली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में रिलीजियस जो डिफरेंसेस है उसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा होता है पॉलिटिक्स के अंदर। अगर मैं जेंडर डिफरेंसेस के कंपैरिजन में बात करूं, इसका सिंपल सा मतलब ये कि जेंडर को लेके बात इतनी ज्यादा नहीं होती है पॉलिटिक्स में जितनी ज्यादा बात रिलीजन को लेके होती है पॉलिटिक्स के अंदर। तो इस वाले टॉपिक के अंदर अपन देखेंगे भी कि जब बात होती है उसका एक्सप्रेशन होता है तो उससे नेगेटिव इंपैक्ट क्या होते हैं। ठीक है, अब बिफोर स्टार्टिंग द कम्युनलिज्म टॉपिक इसके बारे में कुछ ब्रीफली चीज दे रखी है अबाउट रिलीजन। तो देखो वो क्या है। सबसे पहले गांधी जी का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब सुनने में ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप लग सकता है कि ऐसा किसी को लगे पढ़ के, अगर वो सिर्फ इस स्टेटमेंट को पढ़े तो, कि गांधी जी ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जो रिलीजन है वो हमेशा है ना पॉलिटिक्स का पार्ट बना रहेगा। मतलब ऐसा लगता है कि इसको सुनने में कि नेगेटिव कनोटेशन, नेगेटिव स्टेटमेंट है, बट एक्चुअली गांधी जी का जो मीनिंग है वो एक तरीके से पॉजिटिव है। गांधी जी जब इसके अंदर ये वर्ड यूज करते हैं रिलीजन, तो गांधी जी इज नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन एज अ स्पेसिफिक रिलीजन के हिंदुइज्म या सिखिज्म या इस्लाम। गांधी जी इन जनरल ये बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी रिलीजन्स है उन सारे रिलीजन्स के अंदर बहुत सारे मॉरल वैल्यूज है, बहुत सारे एथिक्स है। तो पॉलिटिक्स को भी जब मतलब पॉलिटिशियंस को भी जब पॉलिटिक्स फॉलो करनी चाहिए तो सारे के सारे मॉरल वैल्यू और एथिक्स अपने रिलीजन से लेके करनी चाहिए। सो व्हाट इज ट्राइंग टू से इज कि पॉलिटिक्स आपको पॉजिटिव इंटेंट के साथ में करनी चाहिए, जैसे आप अपने रिलीजन को पॉजिटिव इंटेंट के साथ में फॉलो करते हो। ऐसा नहीं कि आप ना रिलीजन को नेगेटिव टर्म्स के अंदर मिक्स कर दो और आप एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से लड़वा रहे हो। सो गांधी जी वॉज इन फेवर कि हर एक रिलीजन के अंदर जो पॉजिटिव वैल्यूज है, जो एथिक्स है, उसको ड्रॉ करना चाहिए पॉलिटिशियंस को और फिर फॉलो करना चाहिए अपनी पॉलिटिक्स, मतलब नेगेटिव नहीं करना चाहिए। अब ह्यूमन राइट्स वाले स्पेशली इंडिया के अंदर ये कहते हैं कि जब भी कोई भी कम्युनल राइट्स होते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, तो जो बहुत ज्यादा डैमेज है वो किसको होता है? माइनॉरिटीज को। सो अगेन एंड अगेन दे आर रिपीटिंग कि गवर्नमेंट को ऐसे कुछ लॉज या कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि गवर्नमेंट ना रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करे। अब इसका लॉजिक ये भी हो सकता है कि अगर हिंदूज और मुस्लिम्स की लेट सपोज अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है किसी पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर मान लो अगर हिंदूज मेजॉरिटी में और अगर मुस्लिम्स माइनॉरिटी में, और दोनों के अगेंस्ट में कुछ फाइट हो गई, लिटरल वायलेंस हो गया, तो जो ज्यादा डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी वो मुस्लिम्स के साथ है बिकॉज उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम है। मैं एक जनरल ऐसे एग्जांपल लेके बता रहा हूं, अगर किसी जगह पे हिंदूज की पॉपुलेशन ज्यादा है और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कम है तो सो ह्यूमन राइट्स वालों का ये लॉजिक है कि जब भी इंडिया में के अंदर कुछ भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है कम्युनिटीज के बीच में, तो जो ज्यादा डैमेज है वो माइनॉरिटीज को होता है अकॉर्डिंग टू देम। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि गवर्नमेंट को उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए। दूसरा इसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप है विमेन का। अब विमेन का और रिलीजन का भी एक थोड़ा सा कनेक्शन है, मतलब मैं आई विल से कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कनेक्शन है। विमेन का ये कहना है, फेमिनिस्ट मूवमेंट वालों का ये कहना है, फेमिनिज्म फॉलो करने वालों का ये कहना है कि दुनिया में जितने भी रिलीजन्स है उन रिलीजन के जो फैमिली लॉज हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं विमेन के अगेंस्ट में। जैसे फॉर एन एग्जांपल फैमिली लॉज के अंदर आ जाते हैं आपके मैरिज के लॉज हो गए, अडॉप्शन के लॉज हो गए, इनहेरिटेंस के लॉज हो गए, सक्सेशन के लॉज हो गए। सो विमेन का ये कहना है कि जितने भी रिलीजन के ये अडॉप्शन या मैरिज के जो लॉज होते हैं ना, ये हमारे विमेन के लिए ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। सो फेमिनिस्ट का ये कहना है कि इंडिया में गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और फैमिली लॉज को ऐसे चेंज करो कि वो सबके लिए क्या बन जाए? इक्विटेबल, सबके लिए वो बन जाए इक्वल, और हम लोग क्यों सफर करें जस्ट बिकॉज हम जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर कम्युनलिज्म। अब देखो कम्युनलिज्म बहुत ही सिंपल है, इसको ऐसे समझो कि जब आप कंट्री में का बेसिस बना देते हो रिलीजन और आप एक रिलीजियस ग्रुप को दूसरे रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट में पिटेट करते हो, ये वाला रिलीजियस ग्रुप अब इससे फाइट करेगा, ये वाला रिलीजियस ग्रुप अब इससे फाइट करेगा, ये जो फाइट करेंगे और इस फाइट के कारण मतलब इस फाइट को करवाने के लिए जो पॉलिटिक्स यूज होगी उसको अपन बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी कोशिश करेंगे कि मैं एज ए लेट सपोज आई एम अ पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है एक्स, और मैं ना एक पर्टिकुलर रिलीजन ग्रुप को इंस्टिगेट करूंगा अगेंस्ट अनदर रिलीजियस ग्रुप्स कि देखो वो हमको डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो हमको डैमेज कर देंगे, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, और फिर उनको जाके ये बोलूंगा कि वो आपके साथ में ऐसा करेंगे। तो एक दूसरे के अगेंस्ट में करना, और इसके अंदर जनरली ये फीलिंग ये हो जाती है कि किसी एक रिलीजियस ग्रुप के अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो वो अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाता है और बाकी को वो इन्फीरियर मान रहा है। बट इसकी जो सुपीरियोरिटी ऐसी है कि इसको लगने लग जाता है बिकॉज मेरी पॉपुलेशन ज्यादा है या आई एम सुपीरियर, सो अब मेरे अकॉर्डिंग रूल्स होने चाहिए ना कि माइनॉरिटीज के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये वाली जो पॉलिटिक्स है ये
आपकी होती है कम्युनल पॉलिटिक्स। तो अकॉर्डिंग टू कम्युनल पॉलिटिक्स पूरे कंट्री का जो बेसिस बन जाता है वो क्या बन जाता है? रिलीजन। दैट मीन्स मैंने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है रिलीजन के अकॉर्डिंग। इसके दो एग्जांपल दे रखे, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे देखो, ऐसे समझो आप कि है ना, आप कहीं पे रहते हो, लेट सपोज यू आर स्टेइंग इन अ कॉलोनी। उस कॉलोनी में आपका रिलीजन है लेट सपोज एक्स, और वो पड़ोसी है, उसका रिलीजन भी है एक्स। आप दोनों का रिलीजन सेम है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, आप दोनों एनिमी हो। सो अगर आपकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आया जो दिमाग से कम्युनल है, मतलब वो सारे कम्युनल लेंस का है, मतलब उसको सारे लोग रिलीजन के अकॉर्डिंग ही दिखते हैं, तो वो उसको जब पता चलेगा कि मेरा रिलीजन एक्स है, वो मेरे पड़ोसी का रिलीजन भी एक्स है, और हम दोनों बात नहीं करते हैं, वी बोथ आर एनिमीज, सो वो ये बोलेगा कि बिकॉज तुम्हारा रिलीजन सेम है तो तुम्हें साथ में ही रहना है, तुम्हें एक ही कम्युनिटी के अंदर रहना है, और तुम्हारे बीच में कोई भी डिफरेंसेस है दैट इज इममटीरियल, उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा रिलीजन सेम है, दैट मीन्स यू शुड बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटी। कम्युनल इंसान है वो ऐसे सोचता है। इसका मैं अपोजिट एग्जांपल दूं जो इसी पॉइंट के अंदर भी मेंशन है नीचे वाले के अंदर, कि लेट सपोज मेरा रिलीजन है एक्स और मेरे एक बचपन का दोस्त है, उसका रिलीजन है वाई, बट हम दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती है। अब एक कम्युनल इंसान आया वही सेम, अब वो सबसे पहले देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि हमारी दोस्ती है या क्या है, वो सबसे पहले ये देखेगा मेरा रिलीजन एक्स, मेरे दोस्त उसका रिलीजन वाई। सो वो हमको क्या बोलेगा कि हम दोनों के बीच में कोई भी अगर कॉमनैलिटीज है, कोई भी कॉमन चीज है, दैट इज अगेन इररिलेवेंट और सुपरफिशियल है, वो नाटक है, बिकॉज फ्यूचर में हमारा कॉन्फ्लिक्ट होना ही है, तो आप दोनों सेम कम्युनिटी के अंदर नहीं रह सकते। आप समझ में आया? सिंपल सी बात है। तो मैंने सोसाइटी को फ्रेगमेंट करने का तरीका बता दिया जो कम्युनल इंसान सोचता है रिलीजन के अकॉर्डिंग, कि अगर रिलीजन सेम है तो एक तरीके से रहना है, अगर रिलीजन अलग है तो आपको अलग ही रहना है, भले आपकी दोस्ती हो तो भी आपको अलग रहना है, अगर आपकी दुश्मनी और आपका रिलीजन सेम है तो भी आपको सेम तरीके से रहना है। ये इस दोनों नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उनका रिलीजन सेम है, ऐसा कम्युनल इंसान सोचता है। एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव इज इररिलेवेंट और ट्रिवियल फॉर कम्युनिटी लाइफ। ट्रिवियल मतलब होता है कि इनसिग्निफिकेंट, कोई छोटी सी चीज। सो अगर आपका रिलीजन सेम है तो आपको एक ही कम्युनिटी के अंदर रहना है, अगर आपके बीच में कोई भी डिफरेंस है दैट इज इररिलेवेंट, वो फालतू के, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको साथ में रहना है। इसी का वो अपोजिट एग्जांपल कि इट ऑल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, अगर उनका डिफरेंट रिलीजन है, सो दे कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी। अब इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव सम कॉमनैलिटीज, मैंने क्या बताया था, दो दोस्त अलग अलग रिलीजन के, अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन चीज है, दीज आर सुपरफिशियल एंड इममटीरियल, मतलब वही फालतू की बात है, सुपरफिशियल है, सरफेस लेवल की चीजें। बिकॉज आपका रिलीजन अलग है तो आप दोस्त बन ही नहीं सकते। देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है, ये कम्युनलिज्म होता है। इसीलिए कभी आप नोटिस करो, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो या न्यूज़ पढ़ते हो तो पेपर में या टीवी में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, तो एक वर्ड जरूर ऐड होता है। लोग ये नहीं लिखते कि राइट्स हो गए, उसके आगे एक वर्ड ऐड क्या करते हैं, कम्युनल राइट्स हो गए। जब इंडिया की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती है रिलीजन के नाम पे, कि एज इन की वो उसका साथ देते, वो ऐसे ही भड़का रहे और जो भी है, सो दे यूज द वर्ड कि कम्युनलिज्म स्प्रेड कर रहे हैं, वो कम्युनलिज्म स्प्रेड कर रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, ये कम्युनलिज्म है। जो तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था वो कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म अलग चीज होती है, ये कम्युनलिज्म है। बेसिकली इसके अंदर आप कंट्री का बेसिस आपने बना दिया है रिलीजन, और अब रिलीजन के लेंस से ही आपने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है, ये वो चीज है। अब जैसा कि मैं बता रहा था, एक्सट्रीम फॉर्म के अंदर जब एक कम्युनलिज्म बढ़ जाता है तो ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है। तब लोग सोचने लग जाते हैं, इट लीड्स टू द बिलीफ दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन्स विद इन वन नेशन। जब बहुत ज्यादा कम्युनलिज्म बढ़ जाएगा आपके मन में, तो आपको लगने लग जाएगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं आपके रिलीजन से जो अलग है, वो उस कंट्री के अंदर नहीं रह सकते। तो सोल्यूशन क्या है? ईदर वन ऑफ देम हैज टू डोमिनेट द रेस्ट। ऑब्वियसली ग्रुप सोचेगा ना, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो भैया हम इनको डोमिनेट करेंगे, वी आर सुपीरियर। या फिर दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशंस। माइनॉरिटी वाले सोचेंगे कि हमारी पॉपुलेशन कम है, मेजोरिटी वाले हमें डोमिनेट करेंगे कि चलो भैया हमें अपना अलग कंट्री बना के चाहिए। सिंपल सी बात है। तो एक्सट्रीम फॉर्म के अंदर ये है। अब सबसे मजेदार बात है कि ये जो बिलीफ है ये फंडामेंटली फ्लॉड है। कौन सा वाला बिलीफ?
कि आप सेम रिलीजन के हो तो आपको सेम कम्युनिटी के अंदर ही रहना है। क्या फ्लॉ है इसमें? सबसे बड़ा फ्लॉ ये है, आप ग्रुप जो आपने बनाया है जिसका बेसिस आपने रखा है रिलीजन, ये सोच के कि जस्ट बिकॉज आपका रिलीजन सेम है तो आपको सेम सोशल कम्युनिटी के अंदर रहना है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज विद इन दी कम्युनिटी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका रिलीजन सेम हो, बट उनके आइडियाज, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके ड्रीम्स, उनके डिजायर्स, उनके रोल्स, उनके ओपिनियंस, उनकी वॉइसेस सब कुछ अलग होती है। तो ये कहना कि जस्ट बिकॉज कोई 100 लोग हैं उनका रिलीजन सेम है और उन 100 लोगों के बीच में दोस्ती होगी, ये झूठ है। उन 100 लोगों के सारे 100 डिफरेंट थॉट हो सकते हैं। तो सेम कम्युनिटी का बेसिस सिर्फ और सिर्फ आप रिलीजन नहीं बना सकते, बिकॉज विद इन दी कम्युनिटी, विद इन दी रिलीजन ही बहुत सारे डिफरेंट वॉइसेस होती है। ये तो रिलीजन तो बहुत दूर की बात है। आप अपने घरों का एग्जाम्पल देख लो, आप, आपकी बहन या आपका भाई, आपके मम्मी, आपके पापा, आप 5-6 लोग जो हो, उनके भी ओपिनियन सारे के सारे टॉपिक्स को लेके सेम हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो अपन ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई बहुत दूर का स्ट्रेंजर है और आप और उसकी बिल्कुल दोस्ती हो जाएगी और आप बिल्कुल खुश हो जस्ट बिकॉज आप दोनों का रिलीजन सेम है। तो ये सोचना कि रिलीजन सेम है तो सेम सोशल कम्युनिटी के अंदर बिलोंग करोगे, इटसेल्फ इज अ फ्लॉड आइडिया। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, वो यहां पर दे रखा है। नेक्स्ट है, जैसा कि अपन ने उसके अंदर पढ़ा था कि वो पॉलिटिक्स के अंदर कैसे डिफरेंट फॉर्म लेता है। सो कम्युनिज्म कैन ऑल्सो टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। इसकी जो शुरुआत होती है, सबसे कॉमन जो शुरुआत होती है कम्युनिज्म की, वो शुरुआत होती है एवरीडे बिलीफ से, कि हम डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स, बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशंस बना लेते हैं, जो मे बी अपन ने अपने फ्रेंड से सुने हो, अपने रिलेटिव से सुने हो, अपने पेरेंट्स से सुने हो, क्योंकि उन्होंने हमको कभी बोला था किसी रिलीजियस ग्रुप के बारे में, किसी इंसान के बारे में, बट हम उनको लिटरली नहीं जानते, लेकिन हमने उसको मान लिया है। सो एवरीडे बिलीफ दीज रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस प्रेजुडिस, वही प्री कंसीव्ड नोशन, किसी को बिना जाने पहचाने, स्टीरियोटाइप कि वो लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे होंगे, of religious communities and belief in the superiority of one religion over other religions। आपने नोटिस किया होगा, आसपास आप नोटिस करो, आपके ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बहुत सारी बातों में सटल तरीके से या डायरेक्ट तरीके से ना रिलीजन की बात आई जाती है, एज इन की नेगेटिव सेंस में, कि जो हमारा रिलीजन है वो ज्यादा सुपीरियर है, ये रिलीजन बेकार है, या हम लोग तो ऐसे होते हैं, वो लोग तो ऐसे हैं। अब मान लो कि जो ये बातें कर रहा है, हो सकता है उसका इंटेंशन अच्छा हो, मे बी उसने किसी से सुना हो, बट कहीं ना कहीं इट इज अ पार्ट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग रिलीजियस ग्रुप। और जब आप स्टीरियोटाइप बना लेते हो बचपन से, अगर आप मान लो सुन रहे हो ये सारी बातें, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपका कम्युनल इंसान बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो उसकी जो सबसे बिगिनिंग है वो स्टार्ट होती है आपके एवरीडे बिलीफ से ही। नेक्स्ट है इसके अंदर कि कम्युनल माइंड है, मैंने क्या बताया वो कैसे सोचता है, उसके दिमाग में बस ये है कि मुझे है ना पॉलिटिकल डोमिनेशन करना है अपने रिलीजन का। अब मतलब अगर मेरा रिलीजन एक्स तो मैं चाहूंगा कि भैया एक्स वाला का रूल रहे, मेरा रिलीजन वाई तो मैं चाहूंगा वाई वाला का रूल रहे। बट इसमें एक कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट ये है, अगर मेरा रिलीजन की मेजॉरिटी है मेरी कंट्री में, तो फॉर दोज बिलोंगिंग टू द मेजोरिटी कम्युनिटी, अब जिसकी मेजोरिटी, तो वो क्यों देश छोड़ के बाहर जाएगा? अगर किसी ग्रुप की मेजोरिटी है और उनके दिमाग में अगर कम्युनलिज्म का आइडिया आ गया, तो वो क्या सोचेंगे? सिंपल सी बात है, वी विल फॉर्म अ मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट एंड वी विल फॉलो मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। सिंपल सा एग्जांपल, श्रीलंका में जो सिनालास ने किया, हमारी मेजोरिटी है, हमारा रिलीजन बुद्धिज्म है, वी विल डोमिनेट तमिल्स। सिंपल, मेजोरिटी के अंदर ये होगा। हाँ, माइनॉरिटी ग्रुप के अंदर अगर ये आया कम्युनलिज्म, क्या रहे हम सुपीरियर है और ये सब चीजें, तो वो तो कंट्रोल तो कैसे कर सकते, उनकी तो पॉपुलेशन ही कम है। सो इट कैन टेक द फॉर्म या डिजायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। अगेन एग्जांपल आपका ये श्रीलंका में जो माइनॉरिटी में थे, याद है उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट में क्या डिमांड की थी कि नॉर्थ और ईस्ट में जहां पर भी आपके श्रीलंकन वाले लोग रहते हैं, यहां पर हमको है ना सेपरेट अपनी ऑटोनॉमी दे दो। जब उन्होंने ऑटोनॉमी देने से मना कर दिया तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है नॉर्थ और ईस्ट में हमें सेपरेट एलियम बना के दे दो, क्योंकि उनको पता है दे आर इन माइनॉरिटी, तो डायरेक्टली तो वो रूल नहीं कर सकते। तो अगर आप मेजोरिटी हो तो यू विल थिंक कि मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो करेंगे अपन, और अगर आप माइनॉरिटी हो तो आप बोलोगे ठीक है भैया हमको अलग कंट्री, अलग पार्ट बना के दे दो। सिंपल सी बात है। और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी होता है रिलीजियस लाइंस पे, एज इन कि बहुत बार पॉलिटिशियंस भी कम्युनलिज्म को पर्पसली या इनडायरेक्टली बोल लो स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। कैसे? आपने नोटिस किया होगा रैलीज में, स्पीचेस में, आपके स्पीच के थ्रू बहुत बार ऐसी बातें होती है, बहुत बार सिंबल्स यूज होते हैं। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सीक्रेट सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील एंड प्लेन फियर in order to bring the followers of a religion together in the political arena। अब देखो, I will not take names, but you can notice the pattern कि
जब जब भी इलेक्शंस की बात होती है, ऑलमोस्ट जितने भी पॉलिटिशियंस है फेमस फेमस, वो एकदम से रिलीजियस बन जाते हैं। रिलीजियस मतलब पर्टिकुलर रिलीजन को लेके नहीं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को लेके वो रिलीजियस बन जाते हैं, एंड दे स्टार्टेड गिविंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू रिलीजन। बॉलीवुड वाले सेलिब्रिटीज भी करते हैं अपने मूवीज को प्रमोट करने के लिए। सो दे यूज रिलीजन एज अ वेपन टू प्रोपोगेट देयर आइडियाज। अब वो डराने के लिए भी कर सकते हैं कि वो लोग ऐसे कर देंगे अगर वो पावर में आ गए, तो वो इमोशनल अपील भी कर सकते हैं कि मेरा रिलीजन एक्स, तुम्हारा रिलीजन एक्स, और भाई भाई चलो मुझे वोट दो। वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के रिलीजियस लीडर्स को भी केटर कर सकते हैं रैलीज में और स्पीच में कि आप बोलो, ताकि जो फॉलोअर्स उनको लगे कि वाओ यार ये लोग आए और चलो इनके फेवर करते हैं। तो पॉलिटिशियंस भी यूज करते हैं कम्युनलिज्म को। और समटाइम्स द कम्युनलिज्म टेक्स इस मोस्ट अगली फॉर्म, जो आपको बताइए कम्युनल वायलेंस होता है, राइट्स होता है, मैसेकर्स होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान ने तो देख ही रखा है, इंडिया और पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन के टाइम पे आपको बताइए रिलीजियस लाइंस पे जब भी पार्टीशन हुआ था इतने लोग मरे थे दोनों साइड में, बट तभी वो खत्म नहीं हो गया था। पार्टीशन के बाद भी द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड हैज आल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी बहुत सारे स्टेट्स में कम्युनल वायलेंस हुआ है। तो हाँ, पॉलिटिक्स में जब आपका कम्युनलिज्म मिलता है तो ये वन ऑफ द अगलीस्ट फॉर्म होता है, इसके पॉजिटिव आउटकम नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर सेक्युलर स्टेट। अब देखो अगर अपन सेक्युलर स्टेट की बात करें तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है कि किसी भी इंसान को ये फ्रीडम है अपने रिलीजन को प्रोफेस करने की। प्रोफेस मतलब होता है ओपनली डिक्लेयर, मतलब ऐसे डर के मारे छुपने की जरूरत नहीं, छुपाने की जरूरत नहीं अपने रिलीजन को। प्रैक्टिस करो जैसे भी आप प्रैक्टिस करते हो अपने रिलीजन में, जैसे होली या मोहर्रम या जो भी, प्रोपोगेट भी कर सकते हो, स्प्रेड भी कर सकते हो, और कोई भी रिलीजन फॉलो भी कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। हाँ, इंडिया सेक्युलर कंट्री है, बट बहुत सारे कंट्रीज नहीं है, बिकॉज उन कंट्रीज ने अपने क्या ऑफिशियल रिलीजन रख रखा है। जैसे श्रीलंका में जो ऑफिशियल रिलीजन है उनका बुद्धिज्म है, इंग्लैंड के अंदर क्रिश्चियनिटी है, पाकिस्तान के अंदर इस्लाम है। इंडिया ने कभी ये फॉलो नहीं किया कि हम कुछ ऑफिशियल रिलीजन बनाएंगे, यहां तक कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी ग्रुप के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है किसी भी टर्म्स में, मतलब ना रिलीजन या कास्ट, ना क्रीड या ऑक्यूपेशन या कलर, किसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा स्पेशल है, हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो थोड़ा सा स्पेशल है वेस्ट के सेक्युलरिज्म से। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो सेक्युलरिज्म है वहां पर जो स्टेट है वो रिलीजन के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। वैसे ओरिजिनली सेक्युलरिज्म मतलब होता है सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड चर्च, तो ना चर्च इंटरफेयर करेगा ना स्टेट इंटरफेयर करेगा। इंडिया वाला थोड़ा सा अलग है। इंडिया में द स्टेट कैन इंटरफेयर इन द रिलीजन इफ द स्टेट फील्स कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन में कोई ऐसी प्रैक्टिस हो रही है जो कुछ सर्टेन ग्रुप्स के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेटरी है, तो स्टेट इंटरफेयर करता है और इंटरफेयर करके उस चीज को वो बैन कर सकता है। जहां पर जब भी मैं स्टेट बोल रहा हूं तो मैं राजस्थान स्टेट या गुजरात नहीं बोल रहा, मैं स्टेट एज अ जनरल नेशन की तरह बोल रहा हूं, मतलब इंडियन स्टेट पॉलिटिकल टर्म की बात कर रहा हूं। तो देखो, अवर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन बीच में in the matters of religion in order to ensure equality within the religious communities। एग्जाम्पल जो बुक में दे रखा है, जैसे इट बैन्स अनटचेबिलिटी। तो इंडिया में बहुत ही फैसिनेटिंग चीज क्या है कि हम है सेक्युलर कंट्री, बट अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि किसी रिलीजन के अंदर ऐसी कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है जो डिस्क्रिमिनेटरी है, तो हम उसके अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं और हम उस चीज को हटा सकते हैं। जैसे इसके अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है आपका अनटचेबिलिटी का, जैसे कि आपके हाँ मतलब जैसे कुछ भी रिलीजन्स के अंदर मान लो, जैसे आपके इस्लाम के अंदर जो भी गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले इंटरफेयर करके जो ट्रिपल तलाक को बैन किया था, तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी भी रिलीजन के अंदर कोई भी ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, तो दे कैन इंटरफेयर एंड दे कैन रिमूव इट। वेस्ट वाला जो सेक्युलरिज्म है उसके अंदर इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता है। इंडियन जो सेक्युलरिज्म उसके अंदर अपन इंटरफेयर अलाउ करते हैं। नेक्स्ट जो है इसके अंदर अपन अभी देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी के अंदर एक बॉक्स के अंदर है ना, इंडिया के रिलीजियस और जो आपके कास्ट के बेसिस पे है ना जो अपने डिवीजन कर रखा है, वो डिवीजन का आइडिया क्या है। सो नेक्स्ट है सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब जैसे मैं बता रहा था कि एनसीईआरटी में एक बॉक्स के अंदर एक डेटा दे रखा है, बट कभी कभी उस डेटा में से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर वो भी मैं बता ही देता हूँ। अब देखो इसको ऐसे देखो, सेंसस आई एम श्योर आपको सबको पता होगा, सेंसस पॉपुलेशन का एनुमरेशन होता है, पॉपुलेशन का काउंटिंग होता है जो एवरी 10 ईयर्स के अंदर रिपीट होता है। अब अगर अपन सेंसस की बात करें और सेंसस के अंदर अपन डिफरेंट कम्युनिटीज़ की बात करें, तो ऐसा तो है ऑब्वियसली कि टोटल पॉपुलेशन ईच कम्युनिटी की इंक्रीज हुई है, मतलब हिंदू मुस्लिम और सिख और ये जो जितनी है पॉपुलेशन सबकी इंक्रीज हुई है, बट अगर अपन इनके प्रपोर्शन को देखें कंट्री की पॉपुलेशन में तो कोई ज़्यादा बहुत बड़ा चेंज नहीं है। जैसे अगर अपन परसेंटेज कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हिंदूज़ की पॉपुलेशन, जैन्स की पॉपुलेशन, क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है,
1961 से 1961 से लेके अभी तक, मतलब ये ये जो मैं अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो अपन ने सेंसस लिया है वो 2011 के लिए, बिकॉज 2011 के बाद में सेंसस ही नहीं हुआ है। नेक्स्ट सेंसस आइडियली 10 साल बाद में होना वाला था, जो 21 के अंदर होता है, बट 21 के बाद में जो कोविड आ गया और फिर बहुत सारी चीज़ हो गई, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जो आपका सेंसस था वो पोस्टपोन कर दिया। अब फिर से सेंसस की बात हो रही थी, 2026 में अब अपना सेंसस होगा, 2026 के एंड तक आई थिंक हो जाएगा, या 2027 के अर्लीस्ट में। स्टार्टिंग तो अभी 2025 के एंड में हो सकती है। सो अगर अपन पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करें तो हिंदूज, जैन्स और क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 1961 से कम हुई है, और मुस्लिम, सिख और बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ज्यादा इंक्रीज नहीं है। अब इसके अंदर एक और टॉपिक के अंदर दे रखा है कि इंडिया में जैसे एक नैरेटिव चलता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज मेंशन्ड कि जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है वो सिंस 1961, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज स्लाइटली, बट मेनी पीपल से कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो इसको काउंटर करने के लिए एनसीईआरटी ने एक कमेटी का एग्जाम्पल दे रखा है। 2005 में जब आपके ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो बेसिकली एक प्राइम मिनिस्टर हाई लेवल की कमेटी बनी थी, जिसका पॉपुलरली नाम है सचार कमेटी। इसने 2005 में जब अपनी रिपोर्ट दी थी, तो इनके अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट में था, इट शोड दैट proportion of the Muslims is expected to go up a little only by 3 to 4% in the next 50 years। तो ये जो सचार कमेटी की रिपोर्ट थी, ये उस नैरेटिव को काउंटर करती है कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। अकॉर्डिंग टू द सचार कमेटी, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन अभी फिलहाल इतनी बड़ी नहीं है, और जब वो 3-4% बढ़ेगी भी, तो वो अगले 50 साल के अंदर वो बढ़ेगी। तो ये आपका रिलीजन्स का डेटा है कि हिंदूज, जैन्स और क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन मार्जिनली डिक्लाइन हुई है सिंस 1961 सेंसस, और आपका जो मुस्लिम्स है, सिख्स और बुद्धिस्ट है, इनकी पॉपुलेशन स्लाइटली इंक्रीज हुई है। अब अगर अपन कास्ट के टर्म्स में बात करें तो हमारा जो सेंसस है उसके अंदर अपन 2 सोशल ग्रुप्स को काउंट करते हैं, एक है शेड्यूल कास्ट और एक है शेड्यूल ट्राइब्स। अब जो ये शेड्यूल कास्ट है, ये कास्ट सही है ना, एस लगा हुआ है दोनों के बीच में, इन दोनों के अंदर ही 100-200 आपकी ट्राइब्स इंक्लूड होती है। अब बात आती है इसका नाम ही शेड्यूल वर्ड ही क्यों है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, उन 12 शेड्यूल में से किसी एक शेड्यूल के अंदर अपन ने इसको ऐड किया है, तो उसको शेड्यूल के नाम पर अपन ने इसका नाम रखा है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट कौन होते हैं? शेड्यूल कास्ट को अपन मॉडर्न टाइम्स के अंदर अभी बोलते हैं अपन दलित्स, जिनको अर्लियर टाइम्स में जिनको है ना आउटकास्ट बोलते थे, जिनको सोसाइटी से एक्सक्लूड करते थे और जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था। शेड्यूल जो ट्राइब है उनके लिए अपन कॉमनली अपन रेफर करते हैं आदिवासी, जो पुराने टाइम पे आपके फॉरेस्ट और हिल्स के अंदर रहते थे और वो बाकी रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के साथ में इंटरेक्ट नहीं करते थे। एससीज की पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है 16.6 और एसटी की पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है 8.6। 2011 तक के सेंसस के अंदर हमारे पास में ओबीसीज का डेटा नहीं था, बट जैसा आपको बताओ एक ऑर्गेनाइजेशन है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे किया था अराउंड 2004-2005 में, तब इन्होंने डेटा निकाला था। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग इनका कहना है नेशनल सैंपल का कि जो अदर बैकवर्ड कास्ट है ओबीसी है वो होंगे आपके अप्रोक्सीमेटली 41%। तो अगर अपन 41% और 16.6% और अगर 8.6 को ऐड कर देते हैं तो डेटा अप्रोक्सीमेटली ये आ जाता है कि पूरी कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसका ये 2/3 है। और अगर अपन हिंदूज की बात करो तो हिंदूज की जो पॉपुलेशन है उसका ये आपका 3/4 हो गया। मतलब अगर हिंदूज के अंदर अपन ओबीसीज को ले ले, एससीज को ले ले और एसटी को ले ले, इन सब को ले ले, तो जनरल को अगर आप छोड़ दोगे तो जो 3/4 वाले पार्ट हो गए वो हो गए आपकी ओबीसी, एससी और एसटी। और अगर अपन पूरे कंट्री में इनकी पॉपुलेशन को देखें तो पूरी कंट्री का ये 2/3 पॉपुलेशन है। इसीलिए इनको केटर करने के लिए इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो रिजर्वेशन के लिए काम करती है कि वो बढ़े और इनके लिए काम हो एससी एसटीज के लिए, ओबीसीज को, बिकॉज इनकी पॉपुलेशन पूरी कंट्री में 2/3% है। नेक्स्ट है अपना कास्ट इनइक्वालिटी। अब देखो जेंडर और अगर अपन रिलीजन की बात करें तो वो कोई इंडिया के लिए यूनिक नहीं है। जो जेंडर और डिवीजन वाली प्रॉब्लम है वो तो पूरी दुनिया में सब जगह है, हाँ, बट जो ये कास्ट डिवीजन वाली है वो स्पेशल टू इंडिया है, ये बोल लो कि यूनिक टू इंडिया है। अब ये कैसा क्यों है? ऑलमोस्ट सारी सोसाइटीज के अंदर भी है ना डिवीजन होता है सम फॉर्म का, कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है और डिवीजन भी है अपने लेबर के टर्म्स में कि कुछ लोग ये काम करेंगे, कुछ लोग ये काम करेंगे, कुछ लोग ये काम करेंगे, और उसके अंदर भी फिर लेवल्स है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन के पिताजी एक लुहार थे तो बेटा भी लुहार, फिर उसका बेटा भी लुहार, उसका बेटा भी लुहार। ऐसे डिविजन्स पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट हर एक फेमस सोसाइटीज के अंदर है। इंडिया के अंदर क्या है कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये एक्सट्रीम फॉर्म है। एक्सट्रीम फॉर्म किस टर्म्स में? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यहाँ पर जो ये हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन है ये इट इज सैंक्शन्ड बाय द रिचुअल्स। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी व्हाट इट इज ट्राइंग टू से इज कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है
वो चाइना में भी था, वो अमेरिका में भी था पुराने टाइम पे, वो जापान में भी था। सोसाइटी डिवाइड थी ऑक्यूपेशंस के हिसाब से, वो सब जगह पे। इंडिया में भी डिवाइडेड है सोसाइटी ऑक्यूपेशंस के हिसाब से। वहां पर जो ऑक्यूपेशंस के हिसाब से डिवाइडेड थी उसमें रिलीजियस एंगल नहीं है, ठीक है। यहां पर जो कास्ट सिस्टम के मतलब यहां पर जो आपके डिविजन्स है ये इसके अंदर कस्टम्स और रिचुअल्स के अकॉर्डिंग है ये। तो मतलब एक तरीके से ये मान लो इसको सैंक्शन कर दिया है कि अरे हमारे रिलीजन के अंदर इट इज मेंशन्ड कि ऐसे ऐसे डिविजन्स होंगे। अब ये इतना स्ट्रिक्ट या इतना स्ट्रिंजेंट था कि मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन। उनकी शादी भी आपके सेम कास्ट ग्रुप के अंदर होगी, वो बाकी कास्ट ग्रुप के साथ में खाएगी भी नहीं। और कुछ कुछ केसेस में जो आपके कास्ट सिस्टम थे उनमें कुछ कास्ट के साथ में आप है ना एक्सक्लूड भी करोगे और उनको डिस्क्रिमिनेट भी करोगे, जो मैंने बताया भी आउटकास्ट, जैसे कि पुराने टाइम पे मतलब नए टाइम पे अपन जिनको अपन बोलते हैं एससी। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है इट इज यूनिक टू इंडिया बिकॉज इट वाज सैंक्शन्ड बाय रिचुअल्स ऑफ रिलीजन। अब ये कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए इंडिया में बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने काम भी किया है। आप बहुत फेमस लोग हैं, एनसीईआरटी में बस उनका ब्रीफली नाम दे रहेगा। जैसे आपके हो गए ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के, गांधी जी आपको पता ही है, बी आर अम्बेडकर फेमस पर्सनालिटी है, पेरियार रामास्वामी नायकर जिनका पूरा नाम था एरोड उनके गांव का नाम है, एरोडे वेंकटप्पा रामास्वामी नायकर, ये लिखा हुआ है जिन। अब ये बहुत बड़ा नाम है तो कुछ जगह पे तो पूरा है ईवी रामास्वामी नायकर, या इनको प्यार से बोलते थे पेरियार। अब पेरियार बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी तमिलनाडु और वहाँ पे केरला के साइड में, तो इन्होंने भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में काफ़ी काम किया है। ज्योतिबा फूले आपको बताइए फेमस, जिन्होंने गुलामगिरी लिखी थी, इनकी जो वाइफ है सावित्रीबाई फूले उनको क्रेडिट जाता है, वो आई थिंक पुणे के अंदर फर्स्ट गर्ल्स स्कूल बनाने के लिए। अब इसके अलावा मतलब ये जो रिफॉर्मर्स है इनके अलावा ऐसा नहीं कि इन्होंने ही सारा काम किया है, एक्चुअल में सिंस इंडिपेंडेंस बहुत सारे चेंजेस भी हुए सोसाइटी में, और उन सोसाइटी में चेंजेस के कारण इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है एक तरीके से उसका इंस्टीट्यूशन वीक हो गया है। अब वो क्या चेंजेस हुए, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया भैया, लोगों के पास पैसा वैसा आ गया है और ब्रॉड माइंडेडनेस आ गई है, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हो गया है। देखो रूरल या गांव के अंदर क्या होता है कि कम्युनिटी बहुत ही क्लोज निटेड होती है। जब आप माइग्रेट करके किसी शहर में जाते हो और अगर जैसे मान लो कि वो बहुत बड़ा शहर है तो वहां पर कास्ट इतना मैटर नहीं करता है कि एज इन कि आपके पड़ोसी की कास्ट क्या मैटर ये करता है कि बिकॉज एवरीवन इज बिजी इन द लाइफस्टाइल, ठीक है ना। तो आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, फिर बच्चों की स्कूल्स और ये वो, तो फास्ट लाइफ होती है सिटी के अंदर इन कंपैरिजन टू विलेज। तो विलेज के अंदर बिकॉज लाइफ थोड़ी सी स्लो होती है तो उसमें कास्ट बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। बट जैसे लेट्स सपोज अगर मैं कंपेयर करूँ, कोई एक रैंडम गाँव है उसमें कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और अपन लेट सपोज एक सिटी ले ले, कोई भी नॉर्थ का सिटी ले लो, जैसे जयपुर अजमेर जो भी है, इसके अंदर भी जैसे कास्ट सिस्टम है बट थोड़ा सा कम होगा। अब अगर अपन और बड़े शहर ले, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या मुंबई या अपन ले या चेन्नई ले या हैदराबाद ले या यहाँ पर अब कास्ट सिस्टम थोड़ा सा और वीक होगा बिकॉज आगे जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही अलग लेवल पे चल रही है। सो जैसे जैसे आप ऊपर वाले इलाके में मूव करते रहते हैं, कास्ट सिस्टम जो आपको होल्ड करके रखता है उसके बैरियर ब्रेक होने लग जाते हैं। तो जितना अर्बनाइजेशन बढ़ा है उतना कास्ट सिस्टम वीक हुआ है। लिटरेसी रेट बढ़ी है, एजुकेशन बढ़ा है, तो लोगों में अवेयरनेस आ गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस और ये सब चीज़ें। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ गई है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मतलब क्या है कि पहले के टाइम पे क्या था कि अगर टेलर है तो बेटा भी टेलर, उसका बेटा भी टेलर, अगर सोल्जर है तो उसका बेटा भी है। अब मोबिलिटी मतलब होता है मूवमेंट्स। तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि अपने पिताजी का ही वो चीज़ें फॉलो करेगी, वो अब मूव करके मोबाइल होके किसी और चीज़ को भी कर सकते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि अगर कोई हिस्ट्री है फैमिली की कि वो भैया वो इतिहास में देखा जाए 8-9 जनरेशन थे वो डॉक्टर ही है तो उसका मतलब वो बेटा भी डॉक्टर बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग अलग दूसरे काम भी करते हैं। तो पहले के टाइम पे रिजिड था कि अब वही काम करना है, अब आप कोई भी काम कर सकते हो। वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज। पहले के टाइम पे क्या था, जो जमींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, ये जो जमींदार होते थे वो अपर कास्ट के होते थे और देयर वर केसेस की वो ऑपरेस कर रहे हैं आपके लोअर कास्ट को। अब जब से जमींदारी सिस्टम ही खत्म हो गया है तो ये लैंडलॉर्ड्स इनका वर्चस्व, ये बाहुबली टाइप जो फिगर्स हो रहे थे वही कम हो गया है। बाहुबली मतलब वो मूवी नहीं, बाहुबली मतलब जो बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, बाहुबल होता है जिसके अंदर। तो ये जब सिस्टम खत्म हो गया है तो ऑब्वियसली अब इक्वलिटी आ गई है, आपको बताया लोकल गवर्नमेंट भी बन गई है, तो अब एक जमींदारी सिस्टम ऐसे एज रहा नहीं, मतलब लीगल टर्म्स में। तो अब ये बहुत कास्ट सिस्टम आपका वीक हो गया एक तरीके से। वीक हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। अगर अपन अभी देखें तो प्रेजेंट टाइम के अंदर जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है वहां पर भी कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस तो होता है। अभी भी बहुत सारी जगह पे जो पीपल है दे मैरी विद इन द सेम कास्ट, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते। अभी भी देखो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है, हालांकि ये क्रिमिनलाइज कर दी है कि मतलब अब करोगे तो ऑब्वियसली इट इज अ क्राइम, बट लेकिन हाँ प्रैक्टिस करने वाले तो करते ही है। तो अभी भी ऐसा नहीं कि कास्ट सिस्टम कंप्लीटली इरेडिकेट हो गया, फॉलो तो वो होता ही है।
और ये बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इंडिया में कास्ट सिस्टम इतना वीक हुआ है बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है हिस्टोरिकली उनको भी वो प्रमोट करने की कोशिश करता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जैसे इंडिया में सिस्टम है रिजर्वेशंस का एससी और एसटी के लिए कि उनको अपन प्रमोट करेंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा और सब लोग एक लेवल पे आ जाएंगे, एज इन कि एक्स्ट्रा पुश देने के लिए उनको। फिर अगर अपन देखें इसके अंदर जो कास्ट सिस्टम है, अच्छा जैसे अभी भी प्रैक्टिस होता है, अगर अपन अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मैनी पीपल से कि जब कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट था और अब कास्ट सिस्टम स्ट्रिंजेंट नहीं है तो जो जनरल वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, और जो मान लेट सपोज लोअर कास्ट वाले लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। उसका लॉजिक एनसीईआरटी ने ये दे रखा है कि द कास्ट ग्रुप दैट हैड एक्सेस टू एजुकेशन अंडर द ओल्ड सिस्टम, पुराने टाइम पे जब कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट था, फॉलो होता था, उस टाइम पे जिन कास्ट ग्रुप को एक्सेस था पढ़ने लिखने का उन लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी और प्रेजेंट टाइम के अंदर वो बहुत ही अच्छी कंडीशंस में है। उस टाइम पे जो ग्रुप्स को एक्सेस नहीं था, द ग्रुप्स दैट डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग इट नेचुरली लैग्ड बिहाइंड। तो अब प्रेजेंट टाइम पे जब सबको एक्सेस है तो भी जिनको उस टाइम पे एक्सेस नहीं था वो उस टाइम पे जिनको एक्सेस था वो उनके बराबर कैसे आ सकते। इसीलिए प्रेजेंट टाइम के अंदर दैट इज व्हाई there is disproportionately large presence of upper caste among the urban middle classes in our society। तो when people say middle class और urban area में जो middle class है वो बहुत सारे लोग आपके अपर कास्ट के ही होते हैं, बिकॉज जब कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट था तब उनको ही पढ़ाई का एक्सेस था, और जब स्ट्रिंजेंट था तब लोअर कास्ट को पढ़ाई का एक्सेस नहीं था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जब सबके पास में एक्सेस आया तो बिकॉज अपर कास्ट वाले पहले से मॉडर्न एजुकेशन का एक्सेस था तो वो और ज़्यादा ऊपर ग्रो कर गए, और जो लोअर कास्ट वाले इनके पास में एक्सेस नहीं था तो वो इतने ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए। इसलिए अभी भी अर्बन एरियाज के अंदर यही मतलब ज़्यादा पावर या ज़्यादा अपन बोलो इकोनॉमिक स्टेटस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, आपके अपर कास्ट। नेक्स्ट इसके अगर अपन देखेंगे कि जो कास्ट है वो पॉलिटिक्स के साथ में मिक्स होने के बाद में उसके क्या रिपरकशंस होते हैं। सो नेक्स्ट है अपना कास्ट इन पॉलिटिक्स। चैप्टर के लास्ट में 2 टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी। एक है कास्ट इन पॉलिटिक्स, एक है पॉलिटिक्स इन कास्ट। सबसे पहले भी ये कि पॉलिटिक्स के अंदर देखो कास्ट कैसे यूज या मिसयूज होती है। इसकी स्टार्टिंग होती है इलेक्शन से। जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई कैंडिडेट को चूज करना है कि अपन किसको टिकट देंगे उनकी पार्टी की तरफ से, तो वो सबसे पहले देखती है उस जगह का कास्ट कंपोजिशन, उस इलेक्टोरेट का वो कास्ट कंपोजिशन देखती है, और वो चेक करती है किस कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है। जिस कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके कैंडिडेट्स को वो नॉमिनेट कर देती है। पर्पस ये कि ताकि वो जो कैंडिडेट है वो जब जाएगा तो वो इमोशनल अपील करेगा और वो कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करेगा और लोग उसको वोट देंगे। जीतने के बाद जब गवर्नमेंट्स भी बनती है तो आपने नोटिस किया होगा इंडिया के अंदर भी कि पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स फाइंड अ प्लेस इन इट। पेपर अगर आप पढ़ते हो या आप न्यूज़ देखते हो तो पेपर के अंदर आता है कि गवर्नमेंट ने ना एससी के सीएम को चूज़ किया है, एसटी के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को चूज़ किया है, और लेट सपोज जो ओबीसी है उनका कोई एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दे दी है। तो इलेक्शन से पहले भी पार्टीज कास्ट देख के टिकट देती है, इलेक्शंस के बाद भी गवर्नमेंट जब बनती है तो उसमें भी कास्ट देखा जाता है किसी को कोई मिनिस्टर या कुछ भी बनाने से पहले। और पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स वही जो मैंने बताया इलेक्शन के टाइम पे अपील करते हैं अपने कास्ट सेंटिमेंट्स को कि देखो भैया हमारी कास्ट ये और हमें वोट दोगे, मतलब वोट देना आप। और कुछ कुछ केसेस में पॉलिटिकल पार्टीज पता ही होती है कि वह ना किसी पर्टिकुलर कास्ट को फेवर करती ही है। अब लेट्स नॉट टेक नेम्स बिकॉज इसके अंदर भी मेंशन नहीं है। अब बात आती है कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है और जो कैंडिडेट्स है इतना कास्ट करते क्यों है, तो लॉजिक ये है जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है कि इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सबके वोट की वैल्यू एक है, सबके वोट की वैल्यू सिमिलर है। सो अगर मुझे कास्ट को एज अ वेपन यूज़ करके अगर मैं किसी को इमोशनल कर सकता हूँ कास्ट के बेसिस पे, तो ये इजी तरीका है ना वोट मांगने का। वाई आई विल टॉक अबाउट लेट सपोज एजुकेशन या डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी बोल लो, व्हेन आई कैन जस्ट यूज़ द पावर ऑफ कास्ट कि मेरी कास्ट सेम आपकी कास्ट ये, चलो अब मेरे लिए वोट करो। एंड
प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, बिकॉज इंडिया में वन पर्सन वन वोट है और इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब सब लोगों को जो वोट देना अलाउ है 18+ को, तो आप इजी एफर्ट करोगे। इजी एफर्ट क्या है इलेक्शंस में वोट लेने के लिए? इजी एफर्ट इज कि यूज द पर्टिकुलर रिलीजन एंड यूज द पर्टिकुलर कास्ट। आप रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे बहुत सारे वोट्स केटर कर सकते हो इन कंपैरिजन टू अगर आप एक्चुअली रियल इश्यूज पे वोट मांगो। तो बिकॉज इंडिया के अंदर ये प्रिंसिपल थे, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अब इसके लिए और ज्यादा काम करते हैं कि जितने भी वो कास्ट की जो टिक है उनको अपन लगा दे, जितने भी रिलीजन के टिक है उनको अपन लगा दे। तो इस तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स के अंदर यूज या मिसयूज होती है। नेक्स्ट है इसके अंदर टॉपिक, ये जो भी अपन ने टॉपिक पढ़ा कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये उसको थोड़ा सा काउंटर करता है। वो हेडिंग है कास्ट इज नॉट ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। नहीं, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, वो सेंटेंस है पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट कास्ट। ये हेडिंग गलत है। हाँ, इसकी हेडिंग है पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट कास्ट। पहले अपन ने क्या पढ़ा था कास्ट एंड पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स कैसे कास्ट के ऊपर है। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो ये पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट कास्ट, बिकॉज उसके एग्जाम्पल्स दे रखे कि हाउ पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट कास्ट। इसको सबसे पहले एग्जाम्पल है कि इंडिया में कोई भी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे अगर लेट सपोज मैं लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है 543। तो इंडिया में एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जिसके अंदर क्लियर मेजॉरिटी है एक सिंगल कास्ट की। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कास्ट की बात कर रहा हूं। दैट मीन्स अगर कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी को किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है ना वोटर्स को केटर करना है कि भैया हमें आके वोट दो, तो उनको सारे के सारे कास्ट को सपोर्ट उनको जरूरत है, एटलीस्ट सारे नहीं तो एक से ज्यादा। अगर इंडिया में कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती जिसके अंदर एक ही कास्ट की मेजॉरिटी है, तो फिर बहुत ही सिंपल सी बात है, आप उनको बोल सकते हो कि आपकी मेजॉरिटी है, आप हमें वोट दोगे। बिकॉज किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिंगल एक कास्ट की मेजॉरिटी नहीं है और मल्टीपल कास्ट है, तो कैंडिडेट्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को सारी की सारी कास्ट को केटर करना पड़ता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, हेडिंग ये नहीं है कास्ट इज नॉट ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, कास्ट इज नॉट ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। हेडिंग है हाउ पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट कास्ट, मतलब पॉलिटिक्स से कास्ट के बियॉन्ड भी है। ठीक है, तो कभी कभी 3 मार्क का क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज कास्ट इन पॉलिटिक्स, और कभी कभी ये भी आता है कि हाउ पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट कास्ट। तो ये उसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इसके अंदर पॉइंट है कि कोई नो पार्टी विन्स द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। अब देखो, आपने बहुत बार सुना होगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसका ये वोट बैंक है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसका ये वोट बैंक है। बिल्कुल सही बात है, बट वोट बैंक मतलब ये नहीं होता कि सारे के सारे एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग एक ही पार्टी को वोट कर रहे हैं। वोट बैंक का मतलब ये होता है कि हाँ, उस पर्टिकुलर कास्ट या उस पर्टिकुलर रिलीजन के लार्ज प्रोपोर्शन वोट कर रहे हैं। दैट मीन्स कुछ लोग होंगे उस कम्युनिटी के अंदर जो किसी और को वोट करते होंगे। बिल्कुल सही बात है, तो मतलब सब कुछ ही कास्ट के ऊपर नहीं है। दूसरा है मेनी पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, Many political parties may put up candidates from the same caste. Let's suppose अभी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर एक X कास्ट है, Y कास्ट है और Z कास्ट है। X कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है Y और Z की कंपैरिजन में। तो अगर मान लो 5 पॉलिटिकल पार्टीज को अपना कैंडिडेट वहाँ से सेलेक्ट करना है, तो उन पांचों आपके पॉलिटिकल पार्टीज ने उसी X कास्ट के कैंडिडेट को वहाँ पे चूज कर रखा है। सो दैट मीन्स बहुत बार मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी सेम कास्ट से भी कैंडिडेट देती है। सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट, जैसे मैंने बताया, जबकि मेनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर कास्ट। अगर इंडिया में कास्ट इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती, मतलब अगर 100% ही कास्ट के अकॉर्डिंग लोग वोट करते हैं, तो जितनी भी कास्ट है उनके कैंडिडेट्स होने चाहिए। बट जबकि इंडिया में ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारी कास्ट का एक भी कैंडिडेट नहीं है और ऐसी कास्ट है जिनके बहुत सारे कैंडिडेट्स है, और अगर सारे लोग कास्ट के बेसिस पे वोट दे रहे तो उनके वोट तो डिवाइड हो जाएंगे। मतलब अगर लेट सपोज मेरी जो आइडेंटिटी है वो अराउंड कास्ट ही मैंने बना रखी है, तो मेरी जो कास्ट है और मैं अगर कैंडिडेट्स की कास्ट देख रहा हूँ, तो पता चला कि सारे की सारी पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट्स है वो तो मेरी कास्ट के ही है, तो फिर मेरा तो कोई और पर्पस रहा ही नहीं। मतलब पर्पस ऐसे नहीं कि मेरा तो फिर आइडियोलॉजी है वो सिर्फ अगर कास्ट ही रहा तो मैं बाकी चीज़ें तो देखूंगा ही नहीं। तो सिर्फ लोग कास्ट को देख के वोट नहीं करते, बाकी पैरामीटर्स भी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर इंडिया में सारे के सारे लोग सिर्फ कास्ट को देख के वोट ही करते हैं और हमेशा उनके वोट फ्रोज ही होते हैं, मतलब हमेशा फिक्स ही हो गए कि वो बार बार सेम का कोई वोट दे रहे हैं, तो इंडिया में एमपीज और एमएलएज इतनी फ्रीक्वेंटली इलेक्शंस हारते ही नहीं। बिकॉज इंडिया में एमपीज और एमएलएज इतनी फ्रीक्वेंटली इलेक्शंस हारते, दैट मीन्स they could not have happened because all the castes and communities were frozen in their preference। अगर ऐसा होता कि अगर वो हमेशा मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर मान लो वो हमेशा जीतते रहते तो अपन ये मानते कि जो उनके कास्ट है, मतलब जो भी इनकी कास्ट है कैंडिडेट्स की, वो सारे के सारे कास्ट के लोग इनको वोट कर रहे हैं।
बट बिकॉज ये लोग हार रहे, दैट मीन्स लोगों ने अपनी वोटिंग प्रेफरेंस को चेंज कर दिया है। जैसे मान लो इस बार मैंने इलेक्शंस में मेरी कास्ट वाले को वोट दे दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अगली बार भी वोट दूंगा। अगर मेरे जैसे मान लो बहुत हज़ारों के अंदर जनता है जो बार बार अपना वोट रिपीट ही करते जा रहे कास्ट के अकॉर्डिंग, तो एमपीज और एमएलएस कभी हारेंगे ही नहीं और ये बार बार पावर में आते रहेंगे। जबकि अपन को पता है, अपने आउटकम्स में भी पढ़ा है, आउटकम्स और डेमोक्रेसी के अंदर भी, कि इंडिया के अंदर जो एमपीज और एमएलएस है वो फ्रीक्वेंटली इलेक्शन हारते है। दैट मीन्स लोगों का जो वोटिंग प्रेफरेंस है इट इज नॉट फिक्स्ड, तो वो चेंज होता रहता है। अब वो चेंज होने का रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई कास्ट देख रहा है, कोई रिलीजन देख रहा है, कोई डेवलपमेंट देख रहा है, किसी की कैंडिडेट से कोई झगड़ा हो गया है, कुछ भी हो सकता है। एनसीईआरटी के अंदर ये आपका एक कैरिकेचर भी दे रखा है, वही वोट बैंक को लेके। देखो यहाँ पे हेडिंग है वोट बैंक, और यहाँ पे ना बैंक का सॉर्ट ऑफ एक वो क्रिएशन कर रखा है। ये लॉकर्स है, उन लॉकर्स के ऊपर वो की होल्स है, और डिफरेंट उस टाइम के जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं, मतलब फेमस पॉलिटिशियंस है, ये चाबी लेके आ रहे हैं और एक एक लॉकर को खोल रहे हैं। हम लॉकर्स के ऊपर डिफरेंट कास्ट के नाम लिखे हुए हैं, राजपूत, कुर्मी, अहीर, SC ST, यादव। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई ना कोई वोटिंग प्रेफरेंस तो होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे लोग सिर्फ कास्ट को देख के वोट करते हैं। तो ये क्या था, कास्ट इन पॉलिटिक्स। ये क्या है, हाउ पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट कास्ट। नेक्स्ट है अपना पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब इसका क्वेश्चन ये भी दो तरीके से लैंग्वेज आ सकता है, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज पॉलिटिक्स इन कास्ट, या फिर उसका क्वेश्चन आ सकता है हाउ द कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्या आता है, कास्ट इन पॉलिटिक्स। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट कास्ट। तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि व्हाट इज पॉलिटिक्स इन कास्ट। इसकी लैंग्वेज चेंज करके क्या आ सकती है, हाउ द कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड, कि कास्ट के अंदर कैसे पॉलिटिक्स होती है। उसके आपके 3 एग्जांपल दे रखे। सबसे पहला क्या है, इंडिया में बहुत सारी कास्ट ग्रुप ट्राई करती है कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाए। कैसे, वो अपने कास्ट को आसपास की नेबरिंग कास्ट या फिर सब कास्ट के साथ में मर्ज कर लेते हैं। लॉजिक उनका ये, रीजनिंग उनकी ये, कि जितनी हमारी कास्ट ग्रुप बड़ी होगी उतना हम कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज को कन्विंस कर सकते हैं कि देखो हमारी कास्ट की पॉपुलेशन इतनी सारी है, हम आपको वोट देंगे अगर आप प्रॉमिस करो कि आप हमारी कास्ट के लिए काम करोगे। तो इंडिया में इस कास्ट के अंदर भी पॉलिटिक्स हो रही है। दूसरा इसके अंदर इधर रखा है, बहुत बार कास्ट ग्रुप इलेक्शंस के लिए या डिफरेंट रीजन्स के लिए इलेक्शंस के टाइम पे एंटर इनटू अ कोलिशन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज एंड दस एंटर इनटू अ डायलॉग और नेगोशिएशन। अब ये भी तो पॉलिटिक्स ही है। एक कास्ट ग्रुप है X, एक कास्ट ग्रुप है Y, दोनों के बीच में झगड़ा है, दोनों एक दूसरे के आर्च एनिमीज है, लेकिन इलेक्शंस के टाइम पे पावर में आने के लिए मजबूरी में दे एंटर इनटू कोलिशन। वो एक तरीके से अलायंस बना लेते हैं। अलायंस कैसे बनाएंगे, वो बातें कर करके, वो नेगोशिएट कर करके शो करने के लिए देखो हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। ये है कि डिफरेंट कास्ट ग्रुप एक तरीके से कोलिशन बन रहे हैं। वो है कि एक कास्ट किसी दूसरी कास्ट या नेबरिंग कास्ट के साथ में एक तरीके से मर्ज हो रही है। और तीसरा है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत सारी न्यू कास्ट भी क्रिएट हुई है, जैसे new kind of caste groups have come in political arena like backward class and forward class। अब आपको जैसे पता होगा फॉरवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, तो वही फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप और बैकवर्ड कास्ट ग्रुप। मैंने क्या बताया था बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में, अगर आप याद करते हो, बिल्कुल अपन ने चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जेंडर के अंदर पॉलिटिक्स मिलता है, उसकी पॉजिटिव आउटकम होते हैं। रिलीजन के अंदर पॉलिटिक्स मिलता है, उसके नेगेटिव आउटकम होते हैं। कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स मिलता है तो उसके पॉजिटिव आउटकम भी हो सकते हैं और नेगेटिव आउटकम भी हो सकते हैं। अभी मैंने जो भी बताया कास्ट के बारे में, अभी अपन बात कर रहे हैं इसकी नेगेटिव आउटकम की, ठीक है। अभी अपन इसकी बात कर रहे हैं नेगेटिव आउटकम की। ये वाला जो पॉइंट है वो बात कर रहा है कि कास्ट जब पॉलिटिक्स के साथ में मर्ज होती है तो उसके पॉजिटिव आउटकम भी होते हैं। ये उसका एग्जांपल है। कैसे, इन सम सिचुएशंस एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस, पॉलिटिक्स में अपन जितना ज्यादा इसके बारे में बोलते हैं, गिव्स मेनी डिसएडवांटेज ग्रुप्स द स्पेस टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर। अगर अपन किसी के साथ, किसी कास्ट ग्रुप के साथ में ऑपरेशन हो रहा है, कुछ गलत चीज हो रही है, अगर वो इस चीज को कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स में एंटर होके डायलॉग्स ही नहीं बनाएंगे, नेगोशिएशंस ही नहीं करेंगे, तो उनके लिए काम ही नहीं होगा। तो इंडिया में जैसे कि कुछ कास्ट है, जैसे कि मान लो इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैज help people from Dalits and OBC caste to gain better access to decision making। दलित्स और ओबीसीज के साथ में प्रॉब्लम होती थी, अगर उन्होंने पॉलिटिक्स के साथ में मर्ज नहीं हुआ, उन्होंने डायलॉग्स नहीं करे तो उनके लिए कुछ काम नहीं होगा। बिकॉज उन्होंने डायलॉग्स करे, उन्होंने एंटर की पॉलिटिक्स में, तो उनके साथ में पॉजिटिव काम भी हुआ है। तो चैप्टर के स्टार्ट में मैंने क्या बोला था, कास्ट के नेगेटिव आउटकम भी होते हैं, अभी तक अपन ने जो भी पढ़े, और कास्ट के पॉजिटिव आउटकम भी होते हैं। बट जैसे रिलीजन के टर्म्स में था कि अगर मैंने पूरी की पूरी सोसाइटी को एक ही लेंस से मैं देख रहा हूं, विच इज रिलीजन, तो प्रॉब्लमेटिक है। सेम इसके अंदर है कि कास्ट अच्छी बात है, चलो ठीक है, डिसएडवांटेज ग्रुप को फायदा मिल रहा है, लेकिन अगर मेरी पूरी पॉलिटिक्स ही
एक्सक्लूसिवली अपनी रिवॉल्व करती है अराउंड कास्ट आइडेंटिटी, तो इसके कारण दिक्कत है। बिकॉज इसमें क्या होता है फिर आपका एक है ना, एक सॉर्ट ऑफ ऐसा मान लो कि टनल विजन रह जाता है। आप बहुत दूर तक सोच रहे हो बट आप एक ही चीज के बारे में सोच रहे हो विच इज कास्ट, और अब बाकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, इंपॉर्टेंट जो चीजें जो रिक्वायर्ड है एक कंट्री को सक्सेसफुल होने के लिए, उस पर आप नोटिस नहीं करते हो। फिर गवर्नमेंट भी बोलती है कि ठीक है चलो, जब तुम्हें कास्ट रिलीजन करना है तो फिर बाकी चीजें फर्क ही क्या पड़ता है। जैसे बाकी चीजें क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे पॉवर्टी हो गई, डेवलपमेंट हो गया, करप्शन हो गया। इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। तो देखो समझ में आया, कास्ट के बारे में बात करने से कुछ छोटी छोटी कास्ट या जो ऑपरेस कास्ट है उनको फायदा तो हुआ है, लेकिन अगर मैं एक्सक्लूसिवली पॉलिटिक्स मेरी रन करूंगा कास्ट सेंटिमेंट्स के बेसिस पे, तो जो मेन मैटर्स है कंट्री के डेवलपमेंट के उन पे आप बात ही नहीं करोगे, उन पे बात ही नहीं करोगे तो पॉलिटिशियंस ही बोलेंगे ठीक है हमें तो फर्क पड़ता नहीं है, जैसे पॉवर्टी, डेवलपमेंट। और कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि कास्ट आइडेंटिटी की आपको इतना ऊपर सुपेरियरिटी आ जाती है कि उसके कारण बहुत सारे केसेस के अंदर वायलेंस भी होते हैं और राइट्स भी होते हैं। तो कास्ट को लेके भी फाइटिंग होती है, रिलीजन को लेके भी फाइटिंग होती है। जेंडर का मैं बता ही चुका हूं कि जेंडर का जब से बात होने लगी, जब से इन्वॉल्वमेंट हुआ है पॉलिटिक्स में, तो स्पेशली विमेन के कॉन्टेक्स्ट में उनके लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। तो बस अपना इतना सिंपल सा चैप्टर था, जेंडर, रिलीजन और कास्ट। तो थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इन अ न्यू चैप्टर।